इतिहास के सीरीज में आज हम उस शख्सियत की बात करेंगे जिसने पूरे हिंदुस्तान की इतिहास बदल दी थी, जिसके आने से पूरा इतिहास का बदलाव हुआ था। भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा था। बात करते हैं हम मुगल शासक बाबर, है ना, मुगल शासक या मुगल वंश के संस्थापक बाबर की। तो बाबर जो था वह तैमूर वंशज था और बाबर का जो पैतृक राज्य वह फरगना था। ये जो बाबर था इसका पैतृक राज्य मतलब इसके पिता का राज्य फरगना था। यह मध्य एशिया के उजबे शासकों ने बाबर को फरगना से निकाल दिया था। ये जो बाबर था, जो हिंदुस्तान में इतना महान सम्राट योद्धा शामिल हुआ था, इसको जो है वह मध्य एशिया के उजबेक शासकों ने निकाल दिया था और 1504 ईस्वी में काबुल जीता था, है ना। वहां से निकालने के बाद 1504 ईस्वी में काबुल जीता था, तब जो है वह फिर भारत में आया था। जानेंगे हम इनके बारे में, क्योंकि इनके बिना इतिहास अधूरा है। और चाहे किसी भी एग्जाम हो, यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट, पीसीएस, दरोगा या रेलवे डिफेंस, किसी भी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो इनके बारे में पूर्ण जानकारी करने के लिए बहुत जरूरी है। तो यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि एक नए अंदाज में, नए तरीके से हम आपको कम समय में अधिक जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था। इनके पिता तैमूर वंशज तथा माता मंगोल वंशज थे। इनके डीएनए में ही दो महान वंशजों के गुण भरा हुआ था। एक इनके पिता जो थे वह तैमूर वंशज थे, इनकी जो माता थी वह मंगोल वंशज थी। इसी कारण जो है बाबर एक महान प्रतापी शासक हुआ। इसकी जो वास्तविक नाम था, बाबर का वास्तविक नाम था वह जहुरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहुरुद्दीन मोहम्मद। पिता के मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में, है ना, 11 वर्ष की आयु में इन्हें जो है वह फरगना का शासक, यानी 1494 ईस्वी में, कब? तो 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की अवस्था में इन्हें फरगना का शासक बनाया जाता है, गद्दी पर बैठाया जाता है। इनका वास्तविक नाम तो हो गया जहुरुद्दीन था। 11 वर्ष। अब देखिए बाबर का जो अर्थ होता है, बाबर का अर्थ होता है बाघ, तुर्की भाषा में, ना, बाबर का अर्थ क्या होता है? बाघ। इसके बचपन का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था, लेकिन इनको जो है बाद में इन्हें बाबर के नाम से पुकारा जाता है। 1501 ईस्वी में क्या करते हैं? 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार कर लेता है ना, समरकंद पर अधिकार करता है। 1504 ईस्वी में काबुल और गजनी पर अधिकार करता है। बाबर 1501 में समरकंद पर अधिकार करता है, फिर 1504 में काबुल और गजनी पर अधिकार करता है। 1507 ईस्वी से पादशाह यानी बादशाह, है ना, बादशाह यानी बादशाह की उपाधि कब दी जाती है? 1507 में। यदि क्वेश्चन आ जाए कि बाबर को बादशाह की उपाधि कब दी गई, तो 1507 ईस्वी में दी गई थी। 1518 से 19 ईस्वी में भारत पर युद्ध करते हैं ना, 1518 से 1519 ईस्वी में भारत पर प्रथम युद्ध करता है। और यह यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध करता है। मतलब भारत में जो प्रथम युद्ध बाबर करता है वो किसके खिलाफ करता है? तो यूसुफ जाई जातियों को विरुद्ध करता है। और इसे बजौर और भेरा दो जाति थे, उनको हराया। बजौर किसको? बजौर और भेरा को। और इसी युद्ध में 1518 से 1519 में यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध जो युद्ध करता है बाबर, जिसमें बजौर और भेरा को हराता है, उसी में इन्होंने प्रथम तोप का प्रयोग करता है। प्रथम तोप का प्रयोग, जो जिसी कारण बाबर की जीत होती है। और यह जानकारी बाबरनामा में बताया गया है कि इन्होंने 1518 से 1519 ईस्वी में तोप का इस्तेमाल किया था यूसुफ जाई जातियों के खिलाफ। 1519 ईस्वी में यह पेशावर पर वार करता है ना, पेशावर पार करता है और यहाँ पर पेशावर को भी जीत लेता है। 1520 ईस्वी में दोबारा बजौर और भेरा को हराता है और जीतता है। अब क्या हुआ कि 1526 ईस्वी जो मेन युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, इसका जो है वह सबसे अहम योगदान है भारतीय इतिहास में। और इसी से बाबर ने भारत में शुरुआत की थी जीत की, और इसी से जीत का स्वाद लगा था बाबर को। और इसी से बाबर ने है भारत को जाना और उसने सोचा कि अब भारत पर अधिकार करना ही यहाँ मेरा मन क्या है, मेन मकसद होगा।
1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध से पहले आखिर क्यों भारत आना पड़ा बाबर को, इसके बारे में हम जानते हैं। जब 1524 ईस्वी में पेशावर पर जो है आक्रमण कर रहा था बाबर, उसी समय पेशावर के अभियान के दौरान ही इब्राहिम लोदी और दौलत खां के बीच मतभेद की सूचना मिलती है। किसको? बाबर को, कि भारत में इब्राहिम खान और इब्राहिम लोदी और दौलत खां के बीच मतभेद है। इसी क्रम में राणा सांगा ने भी बाबर को आक्रमण किया था, बाबर को आक्रमण मतलब आमंत्रण दिया था आक्रमण के लिए। और उसी समय दौलत खां के पुत्र जिसका नाम क्या था? दिलावर खां, है ना। दौलत खां के पुत्र का नाम क्या था? दिलावर खां। दिलावर खान ने भी बाबर के पास गया था कि आक्रमण के लिए उसे आमंत्रण करने के लिए भारत में। और तब आता है 1526 ईस्वी में बाबर भारत में। और 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच एक महान युद्ध होता है जिसे बोलते हैं पानीपत का युद्ध। और पानीपत में होता है, अप्रैल में होता है, और इसमें बाबर विजयी होता है। इस क्रम में यानी कि जो इब्राहिम लोदी का जो सेना था वो इतना भयानक था, इतना प्रतापी था कि उसके सामने बाबर को टिक पाना मुश्किल था। लेकिन बाबर का जो तोप खाना का जो नीति था, तोप खाना चलाने वाला जो सिस्टम था, उसी से बाबर की जीत होती है। और इसे तोप चलाने में उसने उस्मानी पहती यानी कि तोप खाने के लिए उसने कौन सी पहती अपनाई थी? तो उस्मानी पहती अपनाई थी। तोप खाने के लिए कौन सी? उस्मानी पहती। और इसका जो तोपखाना का नेतृत्व कर रहा था उस्ताद अली और मुस्तफा खां। उस्ताद अली और मुस्तफा खां नामक दो सेनापति तोपखाने का नेतृत्व कर रहे थे। और पानीपत में ही बाबर ने पहली बार तुगलमा, है ना, तुगलमा पत्ती का इस्तेमाल किया था। और तुगलमा पत्ती पानीपत के युद्ध में ही, अगर इसी कारण, यही सब कारण था कि बाबर ने जीता था। नहीं तो ऐसे युद्ध में ऐसे ऐसे अपनाए थे तरीके कि उसी क्रम में इससे जीत हुई थी, तो इससे जीत पाना मुश्किल था। क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास बहुत भयानक सेना थी, मतलब अथाह सेना थी उनके पास। और बाबर की युद्ध नीति कारण ही बाबर जीत पाया था। अब ये जो बात है कि ये जो तुगलमा पत्ती बाबर ने कहाँ सीखा था? तो ये उज्बेकों से, है ना, उज्बेकों सीखा था। यदि आ जाए कि बाबर ने एग्जाम में बाबर ने तुगलमा पत्ती या तुगलमा युद्ध नीति कहाँ से सीखा था? तो उज्बेकों से सीखा था, है ना, उज्बेकों से सीखा था। अब क्या हुआ कि जब जैसे पानीपत का युद्ध हुआ तो युद्ध के बाद काबुल के निवासी जो थे उसे एक एक चांदी सिक्का दिया था बाबर, है ना। बाबर ने क्या किया था? काबुल के निवासियों को चांदी का सिक्का दिया था। और इसीलिए बाबर को कलंदर की उपाधि से नवाजा गया था कि बहुत ही महान शासक है, मतलब कि दिलदार शासक है, बहुत दान बांटने वाला है, इसलिए उसे क्या कहा गया था? कलंदर। अब 1526 के बाद अगले साल तुरंत 1527 में एक युद्ध और लड़ा था बाबर ने। वो क्या था? तो वह था खानवा का युद्ध, है ना। खानवा के युद्ध में राणा सांगा, वही राणा सांगा है जिन्होंने बाबर को निमंत्रण भेजा था युद्ध के लिए। तो बाबर धीरे धीरे अपने जो इसके मानने वाले लोग थे उसी को धीरे धीरे हराते गया और उसी से भारत पर अपना शासन, अपना राज कायम किया। तो 1527 में कब हुआ? 1527 में किसके साथ हुआ था? खानवा का युद्ध राणा सांगा से हुआ था। और राणा सांगा कौन थे? तो राणा सांगा जो थे वह राजपूत नरेश थे। कहाँ के? चित्तौड़ के, है ना। राणा सांगा राजपूत नरेश थे, कहाँ के? चित्तौड़ के। और इस युद्ध में सैनिक के, क्योंकि राणा सांगा के पास बहुत भयानक सेना थी और बहुत ही मतलब बाबर को हराने के लिए काफी था, बाबर जीत ही नहीं सकता था। इसीलिए बाबर ने एक नया चाल चला और इस युद्ध में वह सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए मुसलमानों से वह जो कर था वह माफ कर दिया। मुसलमानों से जो वसूलने वाला कर था उसको क्या कर दिया? माफ कर दिया, ताकि इसके जो जितने भी सैनिक थे वह खुश हो गए और युद्ध में पूरे त्याग के साथ लड़े। साथ ही साथ शराब पर पूर्ण पाबंदी लगा दी और इन्होंने जिहाद का नारा दिया। देखिए बाबर इसी को बोलते हैं सकुशल राजा, है ना। इससे पता है कि हमें युद्ध कैसे लड़ना है, कैसे हम युद्ध को जीत सकते हैं, कब हम कौन सी रणनीति अपना सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने ये सब हथकंडे अपनाए थे। और बाबर को खानवा का युद्ध जीतने के बाद ही इसे क्या किया गया था? खानवा का युद्ध जीतने के बाद इसे गाजी की उपाधि मिली थी।
तो ये थी बाबर की दो युद्ध है, 1526 और 1527। एक युद्ध और है, क्योंकि 4 युद्ध है ना, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। इन्हीं युद्धों से जो है बाबर भारत में अपना शासन कायम किया था। तो अब 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध में बाबर ने है मेदिनी राय से लड़ा था। मेदिनी राय कौन था? तो मेदिनी राय चंदेरी का शासक था, जो 1528 ईस्वी में 1528 ईस्वी में लड़ा था। इसके बाद अगले साल 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर के साथ। किसको? तो इसमें बिहार के शासक और बंगाल के शासक, बिहार के शासक और बंगाल के शासक, जो अफगान शासक थे ना, जो अफगान शासक थे बिहार के और बंगाल के, वे लड़े थे बाबर के साथ। और जैसे ही 1529 ईस्वी में बाबर ने घाघरा के युद्ध में अफगान के शासकों को हराया, तो उसी के बाद बंगाल और बिहार भी बाबर के यानी कि मुगलों के अधीन हो गया था। ये जो अफगान का जो शासक था उसका नेतृत्व कौन करता? तो महमूद लोदी ने किया था ना, महमूद लोदी। यदि अफगान शासक आता है, यदि अफगान शासक ना दे तो कौन सा शासक था? महमूद लोदी था, जो 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बाबर के साथ लड़ा था। अब देखिए, बात यह है कि बाबर इतना शक्तिशाली शासक था, और हम जानते हैं कि बाबर जो है वह मुगल वंश की स्थापना की थी। तो मुगल वंश की स्थापना नहीं की थी, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना नहीं की थी। बाबर कौन सा वंश का स्थापना किया था? तो यह चगताई वंश है ना। कौन सा वंश? तो चगताई वंश की स्थापना की थी। बाबर ने चगताई वंश की स्थापना की थी। चगताई वंश जो बाद में क्या हो गया था? बाद में मुगल वंश के नाम से जाना गया। ये चगताई कौन था? तो चगताई जो था वह चंगेज खान के द्वितीय पुत्र का नाम था। चंगेज खान के द्वितीय पुत्र का नाम था, चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के नाम था। उसी के नाम पर बाबर ने चगताई वंश की नींव रखी थी, जो बाद में मुगल वंश के नाम से जाना गया था। ये थी बाबर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। हाँ, अब देखिए एक बात और आता है कि हमने बात की थी कौन सी पद्धति? उस्मानी पद्धति में। तो उस्मानी पद्धति में होता क्या है, यदि कहीं नॉलेज में आपको दिमाग में आ रहा है कि कौन सा पद्धति है भाई, इसमें कैसे क्या करते हैं, तो उस्मानी पद्धति में क्या होता है कि दो गाड़ियों के बीच में है ना, दो बैलगाड़ी रहेगा, ऐसे ऐसे दो बैलगाड़ी रहेगा, और यहाँ पर उसका तोप रहेगा, फिर यहाँ बैलगाड़ी रहेगा, फिर यहाँ पर तोप रहेगा। मतलब दो बैलगाड़ियों के बीच में तोप का प्रयोग किया गया था, ताकि सामने वाला दुश्मन आ भी ना सके और अपना तोप का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो ये थी बाबर की निंजा टेक्निक। अंत में इसकी मृत्यु जो होती है, बाबर की मृत्यु जो होती है वह 26 दिसंबर 1530 को हो जाती है। 26 दिसंबर 1530 की होती है। इसके बाद इसका जो बेटा होता है हुमायूं, वह मुगल वंश का अगला उत्तराधिकारी बनता है। बाबर ने बाबरनामा तुजीक ए बाबरी की रचना भी की थी। बाबर ने बाबरनामा या तुजीक ए बाबरी, बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी की रचना की थी। जब बाबर की मृत्यु होती है तो इसके शव को आगरा में दफनाया जाता है। बाद में इसके पसंदीदा जगह कहाँ? काबुल में है ना, बनाया गया इसकी मकबरा। काबुल में, कहाँ? काबुल में बाबर की मकबरा। इसकी मृत्यु क्या हुई थी? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई थी। तो ये थी आपको बाबर से संबंधित संपूर्ण जानकारी। यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।